हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. That sky fall. आज हमारे युवान एग्रो फार्म एंड गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट में माननीय केंद्रीय मंत्री जी पधार चुके हैं। शिला पट्टिका के उद्घाटन के बाद उन्होंने संपूर्ण फार्म का अवलोकन किया और अवलोकन के पश्चात अब वो सभागार में आने वाले हैं। सभी विशिष्ट अतिथियों से भी निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मंत्री जी कुछ ही क्षण में सभागार में उपस्थित होंगे। माननीय मंत्री जी का ताली बजाकर स्वागत करेंगे सब लोग। माननीय मंत्री जी आपका स्वागत है, आप स्थान ग्रहण करेंगे। शिला पट्टिका के उद्घाटन के बाद माननीय मंत्री जी ने हमारे फार्म का जो है अवलोकन किया। मैं सबको बताना चाहता हूं कि युवान एग्रो फार्म गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे गांव ये बिझा में ही पड़ता है, फतेहाबाद रोड पर इसमें स्थित है। और जो इसका एरिया है लगभग 6.5 बीघा एरिया है, जिसमें 5 एलिवेटेड शेड हैं जानवरों के लिए। और इसमें वो वर्तमान की आवश्यकताओं और तकनीकी का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे लगभग 5000 जानवर यहाँ अभी उपस्थित हैं। इनकी देखरेख के लिए लगभग 70 स्टाफ पूरे तन मन से लगा रहता है और उनको कोई भी मानसिक पीड़ा ना हो, इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी है जानवरों के लिए। इसके साथ साथ फार्म को आगे 5 साल में लगभग 25,000 जानवर हम करना हमारा लक्ष्य है कि वो हो हमारे यहाँ। उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ है। साथ ही जो कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं उनके कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री की व्यवस्था भी यहाँ है, ताकि वो आराम से हमारे जो जंतु हैं उनकी सेवा कर सकें। इसके साथ साथ सभी जगह निगाह रखी जा सके, वो CCTV द्वारा हमारा ये फार्म संचालित है। जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ये ध्येय रहा है कि खेत और खलियान समृद्ध हो, किसान समृद्ध हो, गरीब समृद्ध हो, उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये फार्म हाउस हमने खोला है। और क्योंकि मंत्री जी हमारे घर के हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, इसलिए हम इनका समर्थन और इनका सहयोग हमेशा चाहेंगे। इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं। और साथ ही हम मेरे चेयरमैन सर हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और मंत्री जी का माला अर्पण कर शॉल पहनाकर स्वागत करें।
माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी एक अनुभवी और प्रतिष्ठित राजनेता हैं। 3 बार ये जलेसर लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही साथ कुंडला जो विधानसभा है वहां से भी विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। इसके साथ साथ 2 कार्यकाल केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मोदी सरकार में ये पिछली बार विधि और न्याय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे। वर्तमान में मंत्री जी मत्स्य, पशुपालन, डेयरी और राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं और जनसेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे संस्थान से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे तन मन से साथ देने वाले हैं, मैं उनसे विशेष निवेदन करूंगा। मैं उनका नाम ले रहा हूं, वो कृपया एक एक करके मंच पे आ जाएंगे। सबसे पहले मिस्टर कमल सिंह जी वो आए और ये हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, इसी गांव के निवासी हैं। कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है ये हमें अवगत कराते रहते हैं, इनकी सेवाएं बराबर मिलती रहती हैं। इनके साथ साथ मिस्टर समीर इस्माइल जी, ये भी हमें प्रेरित करते रहते हैं और संपूर्ण व्यवस्था ये देखते रहते हैं। मिस्टर हाकिम सिंह जी, हाकिम खान साहब, ये राजस्थान ऑपरेशन है उसके प्रमुख हैं और वहां से हमें सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, ये हमारे चिकित्सीय परामर्श में अग्रणी हैं। जो भी हमें अपने जीव जंतुओं के लिए मेडिकल की आवश्यकता होती है, ये हमें पूरा सहयोग करते हैं। मिस्टर यशवीर सिंह जी, ये हमारे परिवार के बड़े हैं और जितना भी आप यहाँ इंफ्रा देख रहे हैं वो इन्हीं के प्रेरणा से है और केवल कुछ समय में ही हमने इतना बड़ा ये इंफ्रा खड़ा कर पाया तो केवल इनकी वजह से। मिस्टर सूरवीर सिंह जी, मिस्टर राहुल दुबे जी, जो भी सम्मानित सदस्यों के नाम ले रहा हूं वो कृपया मंच पर ही आ जाए, मंच से न आए। एक ग्रुप फोटो होगा साहब सर के साथ। राहुल दुबे जी, ये भी हमारी टीम से जुड़े हुए हैं और हमें समर्थन देते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। मिस्टर उमेश सिंह जी आए। ये हमें जो भी हमारे जीव जंतुओं के लिए आवश्यकता होती है, खाने की, आहार की, पौष्टिक आहार की, उसकी पूर्ति में ये अग्रणी है, ये हमें सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद गुलाम मोहम्मद सर, मिक्की भैया वो आए और जितना भी आप ये हमारे मिक्की भैया हैं, ये जो भी संचालित करते हैं, ये सब स्टाफ का संचालन संभालते हैं। इन्हीं की देखरेख में हमारा ये कार्य हो रहा है। इसके साथ माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द अनुमोदन करें। माननीय मंत्री जी। Grand opening ceremony of Yuvan Agro Farm Research Goat Research Institute के करता धरता पता नहीं CMD हैं, MD हैं, चेयरमैन हैं, GM हैं, लेकिन बड़े शेपर्ड हैं। श्री DK सिंह जी, आगरा के विभिन्न क्षेत्रों के धुरंधर लोग, इस फार्म हाउस के संबंधित आखिरी सफाई कर्मी से लेकर के इसको संचालित करने वाले सभी भाई बहनों, पत्रकार साथियों, देवियों सज्जनों, मेरे लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का MOS होने के नाते मेरे लिए आज बहुत ही सुखद दिन है
बिना सरकारी सहायता प्राप्त किए हुए एनएलएम की सुविधा न लेते हुए, आरजीएम की सुविधा न लेते हुए अपने निजी संसाधनों से इंडिया का नंबर 1 मेरे हिसाब से ये फार्म में देख रहा हूं, जिसमें सारा मजा जीन्स का होता है, ब्रीड का होता है, हेल्थ का होता है। जो बकरे और बकरियां मैंने देखी वो बहुत अच्छे ब्रीड है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि कुत्तों का कैनन क्लब बन गया। जब हम डॉग खरीदने जाते हैं तो उसकी माँ की फोटो हमें दिखाई जाती है, उसकी दादी की, नानी की, नाना की, लेकिन अच्छे ब्रीडर का रिकॉर्ड कम रखा गया है। चाहे वो नंदी महाराज का हो या भैंसे का हो या अच्छे घोड़े का हो, अच्छे ऊंट का, अच्छे हाथी का, अच्छे बकरे का, अच्छे मेढ़ा का, वो रिकॉर्ड कम रखा गया है। उसका कारण एक मुझे जो समझ में आया है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है सर, नन अदर रीजन। सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में पशुपालन नहीं है। आईसीआर को हम लोग करोड़ों रुपए देते हैं। जो 120-25 आईसीआर की संस्था है उसमें हमारी फिशरीज की 8-10 है, 14-15 हमारी वेटनरी की। मैं एक बड़ी बात कहने की मैं ही हिम्मत कर पाता हूं टेप होने के बावजूद। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नीचे फिशरी और एनिमल को न्याय नहीं मिला, इसलिए आईसीएआर से इंडियन काउंसिल ऑफ फिशरी रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ वेटनरी रिसर्च अलग बननी चाहिए। और तो और पूर्व मैं बहुत राजनीति को मंच पर नहीं लाना चाहता हूं, मेरा हमेशा स्वभाव है कि मैं विषय पर ही रहता हूं, लेकिन उदाहरण के लिए एक आध बार कहना पड़ता है। आजादी के 65 साल बाद 2014 में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एहसास हुआ कि पशुपालन, डेयरी और फिशरी विभाग को एग्रीकल्चर से मुक्त किया जाए। मैं तो हमेशा कृषि मंत्रियों से कहा करता था कि आपके वट वृक्ष के नीचे ये विभाग पल्लवित और पुष्पित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लास्ट में फाइल की आपकी प्रायोरिटी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी और डेयरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, बहुत ही बड़ा विभाग है, कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी फसलें हैं, इतनी दलहन है, इतनी तिलहन है, इतनी एनिमल ऑयल्स है, फिर भूमि का परीक्षण कराना है, फिर आईसीआर की दुनिया भर की चीजें हैं, फिर एमएसपी है, फिर अकाल है, बाढ़ है, तूफान है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालन विभाग को एग्रीकल्चर से मुक्त किया और एनिमल इसको फिशरीज को अलग मंत्री है, अलग मंत्रालय है, अलग सेक्रेटरी है, 10 साल में इसके जो रिजल्ट हैं वो चौंकाने वाले आने लगे। मेरा सौभाग्य कि मुझे इस विभाग की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो लैब से लैंड तक चीजें नहीं आ रही है। पता ही नहीं चल रहा है अभी किसानों को, बकरी वालों को, कि कृत्रिम गर्भाधान बकरी में शुरू हो गया है। पता ही नहीं चल रहा है कि अभी भेड़ में 2 बच्चे पैदा होने पहली बार टोंक में, अब डबल इनकम तो एकदम हो गई। अभी तक भेड़ों का यह था, एक ही बच्चा देती थी, बकरी 1 भी देती है, 2 भी देती है, 3 भी देती है, मैंने 4 तक देखे। तो मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा इस चीज को। लेकिन भेड़ हमेशा एक बच्चा दिए। हमारे महिपालपुर ने, आईसीआर ने 2 बच्चे गारंटी के साथ लिख के देते हैं, यदि उनका सीमन इस्तेमाल होगा, उनके द्वारा एआई होगा, तो 2 बच्चे पैदा होंगे। अब डबल इनकम हो गई। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बड़ा वादा किया देश के लोगों से कि किसानों की आय को दुगना करना है, अगर
अगर काट के न दिखाया जाए, कट एंड पेस्ट हो, तो मैं फिर अपनी बात करता हूँ, मेरी बात बीच में काट दी जाती है। खेती अगर लाभकारी होती, खेती से इनकम ये दुगनी होती, तो ये देश अरबपतियों का देश होता, खरबपतियों का देश होता, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम खेती ही कर रहे हैं। खेती इनफैक्ट घाटे की है। यदि हम खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर का डीजल, और किसान के घर में माफी किसी को नहीं है, जितने लोग होते हैं उनको काम करना पड़ता है। हम अपना भी हिसाब लगाएं 200 रुपए मनरेगा के हिसाब से, तो खेती घाटे की है। करते क्यों हैं? कोई विकल्प नहीं है। अब इससे बड़ा विकल्प क्या होगा जो मैं यहां आज देख रहा हूं? इससे बड़ा किसान के लिए विकल्प और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी ने बहुत दुगुना के ही कहा है, अगर उनकी बात मान लें तो 5 गुना हो जाएगी। अब उनकी बात क्या माननी होगी? ये परंपरागत किसान, मेरा बस इनसे मैं बड़ा परेशान हूं। ट्रेडिशनल फार्मर, मेरे पिताजी ने कहा था कि 1 बीघे में इतने किलो गेहूं बोना है, अब मैं उतने ही बो रहा हूं। मेरे फादर ने कहा था 1 बीघे में इतनी डीएपी डालनी है, फादर को ग्रैंडफादर ने कहा था, हम उतनी ही डाल रहे हैं। इतनी यूरिया डालनी, इतनी ही डाल रहे हैं। गेहूं में 5 बार पानी लगाना है तो 5 बार ही पानी लगा रहे हैं। परंपरागत खेती से हटकर उन्नत किस्म की खेती करना है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। हम कृषि वैज्ञानिकों को मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। और कृषि वैज्ञानिकों की एक मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा। अभी आप ईडीएम से कहो कि गांव में विधवा पेंशन का वो लगवाना है समाज कल्याण वाले को, तो उसके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आप कृषि वैज्ञानिकों से कहें गांव में एक चौपाल लगानी है, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी तैयार होते हैं। या तो ये है कि एग्रीकल्चर लेते ही वो है जो गांव देहात का बच्चा होता है, वरना तो बायो और मैथ में चले जाते हैं। मैं विषय से नहीं भटक रहा हूं, लेकिन इनकम जो दुगनी होगी, वैज्ञानिकों की बात से इनकम दुगनी हुई है। मैंने सुने हुए किस्से मेरे भाषण का अंग नहीं होते हैं। हरित क्रांति से पहले जो हम गेहूं बोते थे वही हम खाते थे। जो मक्का हम खाते थे उसकी 10-12 अड़ियां खूंटे पे टांग देते थे बुआई के लिए। पैदावार क्या होती थी? एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा थी। अब आपने घेर ली ना, ये 15-20-25 एकड़ आपने एग्रीकल्चर लैंड खत्म कर दिया। जोत कम हो रही है लेकिन यील्ड बढ़ रही है। इसके पीछे में स्वामीनाथन जी का धन्यवाद देना ही पड़ेगा। जब तक मैं भाषण दूंगा मैं स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि दूंगा। हमें अपना याद है कि होली दिवाली पूड़ी बनती थी। एक आध पीछे गर्दन हिला रहे हैं। और रिश्तेदार के आने पे फुलकियां बनती थी ना मुरी सिंह जी? या तुम ज्यादा पैसे वाले घर के हो? अच्छा। तो रिश्तेदार के आने पे गेहूं की फुलकियां बनती थी। और हम बच्चों में ये कंपटीशन होता था कि मामा के आने पर तुम बैठे थे तो तुम्हें गेहूं की रोटी मिली थी, और मौसा के आने पर हम बैठेंगे, हमें भी फुलकियां मिल जाएंगी। उसके चक्कर में ये थी देश की पोजीशन। हरित क्रांति ने क्रांति लाई। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं चावल मिल रहा है। इससे ज्यादा और हरित क्रांति का दूसरा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। बल्कि अब आप मिलेट्स पे आ गए। दिल्ली में एक पार्टी थी मिलेट्स की, मुझे भी उसमें बुलाया गया। रागी, बाजरा, जौ आदि। मक्का शायद मिलेट्स में नहीं है। कोदो, ककड़ी। मैंने कहा यार जिंदगी भर जो गरीबी में हम खाते रहे, दिल्ली में आके पता चला ऐसे मिलेट्स कहते हैं। मुझे तो लगता नहीं। गेहूं और जौ और चना मिला के अम्मा बनाती थी, जैसे आजकल मिक्स कह रहे हैं, मल्टीग्रेन मिलेट्स। भूरे के भी दिन 12 साल बाद फिर जाते हैं। ये श्री अन्न के भी दिन फिर गए हैं जब से प्रधानमंत्री जी ने इसको श्री अन्न नाम दिया और इसको प्रमोट किया।
तो इनकम दुगनी हो सकती है जो किसान लोग। मैं आज कुछ लोगों को लाया हूँ जो मेरे से होली मिलने आए थे, वो मैंने कहा चलो आपका दिन बना देता हूँ, आपको एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। तो मुर्गी पालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, सुगर पालन के द्वारा, अजीब लग रहा होगा आपको, मधुमक्खी पालन के द्वारा, फूलों की खेती के द्वारा, रास्ते में दिखी, फलों की खेती के द्वारा, औषधि खेती के द्वारा, प्राकृतिक खेती के द्वारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करके लागत कम, यील्ड ज्यादा, और स्प्रिंकलर इरिगेशन करके लागत कम, पानी बचाओ और यील्ड ज्यादा लो। और अब मैं कहूंगा कि नैनो यूरिया इस्तेमाल करोगे तो फार्म पे अपनी कुर्ते की जेब में नैनो बॉटल ले जाओ यूरिया की, वरना आपको कट्टे के कट्टे लाने पड़ेंगे। और नैनो डीएपी से एक कट्टे में 340 रुपए की बचत हो रही है। मैं सोच रहा था कि नैनो यूरिया और डीएपी की दुकान पर भीड़ लगेगी, लाठीचार्ज करना पड़ेगा या मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ेगी। जानकारी नहीं, परंपरागत तरीके से करना। प्रधानमंत्री मन की बात में बोलते हैं बॉटल जेब में डाल देते हो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जाके छिड़काव कर दो। और ड्रोन से करोगे, मुझे लगता है कि आप एक ड्रोन भी लीजिए जिससे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम दिखा सके। तो ड्रोन से जो छिड़काव होगा वो पत्ती के माध्यम से जड़ों में जाएगा, वरना दो मक्के के पौधों के बीच में अगर डीएपी यूरिया पड़ गई तो वो वेस्ट हो जाएगी। मैं ये भी चाहता हूं कि यहाँ पर 90% गोडरी ही हो, लेकिन 10% आप, जिससे हम इसको देश का, किसानों का डबल इनकम, किसानों की इच्छा रखने वालों का एक हम पर्यटक स्थल यहाँ पर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गोडरी की, मैंने इतनी अच्छी किस्म की, इतनी हाइजीनिक, इतनी साफ सुथरी, इतनी वैक्सीन का इस्तेमाल, आपका चारा देखने में मुझे बहुत रुचि थी। अच्छा, आप क्यों नहीं खिलाओगे? आपको तो अभी बकरीद पे लेना है ना। ये सरकारी होता तो जीने के लिए खिलाते। आज आप खाने के लिए जिंदा रख रहे हो, ना माल खा रहे हैं। एक होता है जीने के लिए खाना। तो केवल डीके सिंह के बकरे और बकरी एंजॉय कर रहे हैं, वो खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए अकेला नहीं खा रहे। वो जिंदा बने रहे इसलिए नहीं हो रहा है। ये हेल्दी रहें, ज्यादा मीट दें, ज्यादा मिल्क दें, जल्दी ग्रोथ करें, इसलिए कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये डबलिंग इनकम करने के लिए एक हमने गोटरी दिखाएं। यहीं पर 100 भेड़ पालो, वो हरपालपुर वाली पालो जिसमें 2 बच्चे होते हैं। नंबर 3, 100 बक्से रखो मधुमक्खी के, बगल में फूलों की खेती हो रही है, मधुमक्खी पालन। और चाहे 8 बायोफ्लॉक के, पालीवाल साहब की तरह बड़ा मत करना फिशरीज का, लेकिन 8 बायोफ्लॉक के अगर आप टैंक रखेंगे तो बायोफ्लॉक RAS से और फंगिसियस मछली का एक फायदा होगा, उसमें भी 5-7 लाख रुपए साल का फायदा होगा। नंबर 4, चाहे लेयर 1000 रखो, 1000 का मुर्गी पालन भी, मल्टी स्टोरी ले जाओ उसको। वैसे मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे नहीं समझाना चाहिए, आप अपने आप में बहुत क्रिएटिव हो। 1000 की लेयर मुर्गी पालन का वो खोलिएगा, चाहे 500 पिगरी खोलो। अच्छा बताओ, अच्छा बिजनेस कौन सा होता है? यहाँ तो ज्यादातर पैसे मार देते हैं। अच्छा बिजनेस वो होता है जिसमें एडवांस मिले। केवल सुगर पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वो आपके हाथ पांव जोड़ेगा और कहेगा ये बच्चा जब बड़ा हो जाए तो आप हमें देना। ये नॉर्थ ईस्ट और आसाम के लोग आपके फार्म पर आएंगे, आपसे एडवांस बुकिंग करके ले जाएंगे और एडवांस पैसा देके जाएंगे। कोई कोल्ड स्टोरेज वाला आलू के देता है पैसे, क्या एडवांस? ओनली पिगरी, क्योंकि लगभग नॉर्थ ईस्ट, फिशरी में भी है लेकिन नॉर्थ ईस्ट पूरा खा रहा है। और जाति भावना दिमाग में, एक धर्म के लोग तो पालेंगे ही नहीं, ये शब्द भी नहीं सुनेंगे, छुएंगे भी नहीं। तो 20 करोड़ लोग का कोई कंपटीशन नहीं है आपसे। नंबर 2 बात, हमारे यहाँ सो कॉल्ड जो जातियां हैं, हम फलाने के लड़के हैं, हम सुगर पालेंगे, इसमें कंपटीशन ही नहीं है। अब मैं जातियों का नाम नहीं लूंगा वरना ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। चलो अपनी से कहता हूँ, बघेल हूँ। लोग क्या कहेंगे अगर हम सुगर पालेंगे?
लोग कहेंगे जब तू कल शराब पी के नाली में गिरा था तब लोग कहेंगे। सुअर पालन के द्वारा अगर अपने बच्चे पाल रहे हो तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब कट्टा लेके लूट करोगे तब लोग कहेंगे। दूसरे की लड़की को भगा ले जाओगे तब लोग कहेंगे। आप अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पालते हैं, ऐसे लोगों को मैं श्रमजीवी कहता हूँ, कि अपने श्रम से जिंदा। तो ये सुअर पालन में आप जा सकते हो, सिरसागंज जाके देखा हो। एक प्रधान है, मैं उसका नंबर दे दूंगा, वो कहता है कि मेरे को एडवांस पैसे आसाम के लोग दे करके जाते हैं। फिर आपका हेडेक नहीं है ट्रांसपोर्ट बेचना है, केवल आपके फार्म हाउस से सीधे सीधे बोले। ये केवल एक आदमी है। कुछ लोग पानी पीते हैं तो वजन बढ़ता है, कुछ घी में डूबे हैं तो वजन नहीं बढ़ता, केवल इंसान। वो क्या कहते हैं उसको, ब्रॉलर मुर्गे का नियम है। 4 दिन का चूजा लाओगे, इतना मक्का खिलाओगे, इतने 45 दिन में वो 700 ग्राम का या जो मुझे याद नहीं इतने ग्राम का हो जाएगा। नियम है, अगर बीमार नहीं पड़ा। आपकी बकरियों में भी है, इतने दिन का बच्चा होगा, इतना खाएगा तो इतने दिन में इतना वेट कर जाएगा। इंसान में ये फार्मूला लागू नहीं होता है। कुछ को मोटे होने के इंजेक्शन लगवाने होते हैं, कुछ को पतले होने के लगवाने होते हैं, लेकिन इसमें नियम है। तो 1000 लेयर का आप करो। मैं 100% स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, लेकिन प्रमोट करता हूँ, पसंद नहीं करता था। लेकिन ये जो लेयर वाले अंडे हैं ये तो 100% वेजिटेरियन है, क्योंकि वो मुर्गे के संपर्क में आए बिना मुर्गी अपने आप 8वें महीने अंडे देती है और एक उम्र पर जाके देना बंद कर देती है। प्रोटीन का इससे बड़ा सोर्स क्या होगा। अब वो माएँ हो गई हैं जो खुद वेजिटेरियन हैं, लेकिन अपने बच्चों की हेल्थ के साथ समझौता नहीं करती हैं। वो अपने बच्चों को अंडे खिला रही हैं। तो फिश इज गुड फॉर हेल्थ, कहने की जरूरत ही नहीं है। एग इज गुड फॉर हेल्थ। अब मीट तो विवादित है, मैं बोलूंगा तो तमाम संगठन मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन प्रोटीन कहा वो भी। और जो दाल में प्रोटीन ढूंढ रहे हैं बहुत ज्यादा, अरहर की दाल में, तो घुटने भी उतने जल्दी खराब होंगे यूरिक एसिड से। तो मेरे बड़े मंत्री जी ने कहा इतना अंडों की वकालत वेजिटेरियन की ये कर रहे हो 4 दिन पहले हैदराबाद में, तो खाते क्यों नहीं हो। तो मैंने एक शेर सुनाया है कि जिंदगी भर इश्क में डूबे रहे मामू, अब आखिरी समय क्या खाक मुसलमान होंगे। तो अंतिम समय तो अंडों के बारे में कोई इतनी अच्छा समझाए। अब मैं तो शुरू नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर पार्थ बघेलिया बैठे हैं, अगर वो खाना चाहें तो वो खा सकते हैं। ये मेरा सुझाव है प्रोटीन के मामले में। तो ये डबल इनकम करने के केवल जो मैंने तरीके बताए हैं वो ये, इस फार्म को मैं एक भारत का किसानों के लिए एक दर्शनीय स्थल देखना चाहता हूँ। उसमें जो जो मैंने कहा है वो प्रतीकात्मक कर लो। वो मैं फिशरी वाले से कह दूंगा तो 8 टैंकों का सब्सिडी भी मिलेगी उसमें। वो 8 टैंकों का बायोफ्लॉक RAS पक्का मत बनाना, या तो कच्चा बनाओ या वो जो प्लास्टिक वाला वो बनाओ। तो वो फिशरी का एक दृश्य हो जाएगा। 100-200 सुगर पाल लो, वो पिगरी का दृश्य हो जाएगा। 100-200 भेड़े पाल लो, वो शीप का हो जाएगा। 1-2 बीघे में ऑर्गेनिक खेती करो, आपके काम आएगी। आप और आपके जो यहाँ स्टाफ है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही भोजन करें और प्राकृतिक खेती उसको 1 बीघे में करिएगा। और अपनी खेती में ड्रिप इरिगेशन दिखाओ और स्प्रिंकलर इरिगेशन दिखाओ। एक ड्रोन लेकर के आप ये बताएं कि नैनो यूरिया और नैनो DAP का छिड़काव हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि सारे ICR में जो किसान जाते हैं, लेक्चर सुन के आते हैं, उस लेक्चर की जगह फील्ड पर यहाँ पर अच्छा बकरी पालन, अच्छा मधुमक्खी पालन, अच्छा मुझे लगता है कुछ गिर गाय भी पालो आप। ऐसा आप सक्षम हो इसलिए कह सकता हूँ, कुछ गिर गाय पालें, क्योंकि A2 यहीं पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको 5000 रुपये किलो घी अगर मिलेगा तो गिर का इसलिए खरीदेंगे कि ये किचन का खर्चा 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा अगर ऑर्गेनिक प्राकृतिक गिर गाय। वो A2 है, येलो है हल्का सा। गिर गाय का जो है 2400 रुपये किलो अमन खेड़ा वाले बेच रहे हैं। मैं जब से मंत्री बना हूँ लोग सोचते हैं मेरे घर में टनों घी होगा, तो उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत ना है। तो मेरे से कोई कहता तो मैं अमन खेड़ा में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जहाँ 100% शुद्धता है गायत्री परिवार से घी खरीदता हूँ और ऐसे मित्रों को देता हूँ जो मेरे को डेयरी मिनिस्टर समझ करके दिन भर मांगा करते हैं। खैर, बकरी के मामले में चीज इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
इवन यूरोप जाएगा। आपने कितने लाख टन दूध का संकल्प लिया है? अभी कुछ कह रहे थे 3,60,000 सालाना। 3,60,000 सालाना। भगवान न करे डेंगू कभी आए, लेकिन आ गई आ गई, भले भ्रांति हो, एक बूंद दूध नहीं बचेगा यहाँ पर। मैंने दिल्ली में आपदा में अवसर देखा हुआ है कि यहाँ लिखा था यहाँ पर बकरी का शुद्ध दूध 4,000 रुपए लीटर मिलता है ड्यूरिंग डेंगू। मैं तो चाहूंगा कि गरीब लोगों को फ्री में ही दे दें, लेकिन उसका चीज मैंने सुना है कि बहुत ही जो है अच्छा माना जाता है। और बहुत धन्यवाद। मैंने एक अच्छे फार्म के लिए अपनी ट्रेन छोड़ दी है। आपको पता है, आपको जो प्रोटोकॉल मिला है उसमें मेरा 4:45 बजे डिपार्चर है और 5:30 बजे। तो मैं एक एक बकरी को देख के आया हूँ, एक एक सेट को देख के आया हूँ, उसकी लेडी को भी देख के आया, उसकी प्रोटीन चारे को भी देख के आया हूँ, ब्रीडर्स को भी देख के आया हूँ, पानी पीने के सिस्टम को। मेरी रुचि का विषय है। मिनिस्टर को अपने डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए। जहाँ रेलवे कोच, मैं रेल मंत्री होता, रेलवे कोच हो रहा था, तो फिर मैं एक एक चीज पूछता कि ये कैसे बनती है, क्या होती है। थैंक यू वेरी मच। आपने सरकार का काम थोड़ा सा हल्का किया है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको आप कर देंगे। मुझे यह पहली बार किसी प्राइवेट के यहाँ मुझे ये लिखा है गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिना ICAR के। अच्छी बात है, कर रहे तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो थोड़ा उस पर मोहर और लगवा लेना ICAR की बात में। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो बकरी अनुसंधान केंद्र है फरे में, उसके डायरेक्टर जेटली को कहूँगा कि किसी दिन यहाँ पर विजिट करें और थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ के बारे में बताएं। और वो तो अगर कुछ ज्ञान देके यहाँ ICAR का बोर्ड लगा देंगे तो भी उनका नाम बहुत हो जाएगा रोशन। तो बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा किया। मैंने लाइफ में पहली बार इतनी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी हाइट की, भ्रम हो जाए। अगर मैंने अभी पार्थ से कहा था कि एक फोटो बकरे की खींचना जिसका नाम, मैंने कहा था तो घोड़े जैसा लग रहा है, इनके स्टाफ ने कहा उसका नाम ही घोड़ा है, तो उसका सिर अलग, सिर ना छापते हुए फोटो छापोगे तो घोड़े का बच्चा दिखेगा। इतनी अच्छा। तो ये आपके पास सोजर है। बीटल्स का भी एक बनाओ, एक विंग बीटल्स की और एक सिरोही की, क्योंकि थोड़ा देश का भ्रमण करके मैंने थोड़ा ये देखा है। और जमुनापारी का भी एक बनाइएगा। उसके लिए आपको इटावा में मुलायम सिंह यादव जी ने जमुनापारी बकरी का प्रमोशन हो सके सेंटर खोला है। और ये पाई जाती हैं जो लखनऊ और अजीत मल में, चंबल और यमुना के बीच में, जो 3.5 किलो तक दूध देती है और मीट में भी अच्छी साइज है उनकी। तो जमुनापारी का एक बैरिक, जमुनापारी की एक बीटल्स की, एक सिरोही की। बर्बरी आप चाहो तो पालो, नहीं तो मैं भी नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो बहुत वेट नहीं हो पाता है उनके अंदर। थैंक यू वेरी मच। बाकी जब मैं ईद पर आऊँगा, ईद के बाद, तो मुझे आधे तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो उसके पहले कि मैं पूरे 5,000 को देखूँ तो मैं बकरीद से पहले आया हूँ, जिससे मैं सबको देख सकूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बहुत अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं बकरी को ATM कहता हूँ। एनी टाइम मिल्क, कभी भी बेचारी की टांग पकड़ के दूध दूह लो। एनी टाइम मीट, जब चाहो तो काट लो। और एनी टाइम मनी, जब चाहो तो पैंट में ले जाओ और 5 मिनट में बिक जाएगी। तो ये ATM है, किसान का ATM है। एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मीट, एनी टाइम मनी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। गांधी जी ऐसे गरीबों की गाय कहते थे। आपने बहुत अमूल्य समय हमें दिया और मैं अभी चेयरमैन सर से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हैं। माननीय चेयरमैन सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपके प्रोत्साहन के लिए और आपके गाइडेंस, आपके मार्गदर्शन से कोशिश करेंगे हम जहाँ तक अभी तक पहुँच पाए हैं, इससे आगे जो भी आपने सुझाव दिए हैं उसको और आगे लेके जाएं। मैं कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। पहला धन्यवाद देना चाहूँगा मेरा वाइफ का, जिसको मैं ये समझा पाया और जिसने मेरे को समझा कि ये मैं काम कर सकता हूँ। तो थैंक यू उपासना। एक इंसान है हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे समीर इस्माइल भाई हैं। तो 5 साल पहले इस काम के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई और बताते रहे जब तक मैंने काम नहीं शुरू कर दिया। तो थैंक यू समीर भैया टू पुशिंग मी टू दिस एक्सटेंट।
मैं शुक्रिया अदा करूंगा हाकिम भाई का कि बहुत 25 साल पुराने हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और शायद ये ना होते तो इतना बड़ा काम ना हो पाता। थैंक यू एवरीवन, जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग, मेरे 70 से ज़्यादा स्टाफ हैं, 40 लोग, करीबन 35-36 लोग यहाँ रहते हैं अपने घर को छोड़ के, और 40 लोग आसपास के जगहों से यहाँ काम करते हैं। 25 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो काम करती हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, अगर वो नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक और आगे भी इस कारवां को बनाए रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं 2 लोगों का बड़ा आभारी हूँ। अश्विनी सर बॉम्बे से आए हैं मेरे एक रिक्वेस्ट से, तो थैंक यू वेरी मच सर। एक इंसिडेंट हुआ, मैं बस बताऊंगा। कुछ वीडियोस चले हमारे फार्म के, तो मेरे को एक दिन एक कॉल आया कनाडा से कि मेरा नाम बॉबी नागपाल है और मैं कनाडा रहता हूँ, मेरे 100 एकड़ ज़मीन है, मैं ये काम वहाँ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि सर, अगर इंडिया से जानवर हम एक्सपोर्ट तो देखेंगे कैसे हो पाएगा, बट हमारी कोशिश होगी कि हम आपको टेक्निकल नो हाउ दे दें और ट्रेंड लोग आपके जो पंजाब के अगर हैं, अगर आपका पंजाब ओरिजिन है तो ट्रेंड करा दें और मेडिकल सपोर्ट और सब कुछ कर दें। उनसे कई बार बात हुई इसी 1-2-1.5 महीने के अंतराल, और वो बॉबी नागपाल जी 28 को आने वाले थे। जब उनको पता चला कि हमारा वो है, उन्होंने परसों अपना टिकट प्रीपोन करा के कल रात को दिल्ली पहुंचे और आज यहाँ हैं। सो थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए, और जितने भी गेस्ट आए हुए हैं अपना टाइम निकाल के, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। जैद भाई एक इंसान है, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से, तो जब मिट्टी उड़ती थी तब से हमारे साथ मिट्टी खा रहे हैं। थैंक यू जैद भाई। रमेश भाई साहब, थैंक यू वेरी मच आपका भी सपोर्ट के लिए। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, यशवीर भैया हमारे भाई है वैसे, और कोई हमारा कोई प्रोफेशनल रास्ता नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तो इन्होंने मेरे को बोला था कि तू पागल है, क्या काम कर रहा है। और 8 महीने में 9 महीने में ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हम लोगों ने खड़ा किया। और यशवीर भैया कहते थे कि, और रोज यशवीर भैया से झिकझिक होती थी, तो यशवीर भैया कहते थे कि तुम ही कर सकते हो, ऐसा कोई सप्लायर नहीं है जो गालियां तुमसे ना सुन के जाता मेरे ऑफिस में मेरे को खड़ा होता है। तो थैंक यू यशवीर भैया टू कीप पेशेंस एंड फेथ ऑन मी। थैंक यू वेरी मच। सो उम्मीद करूंगा हम लोग आगे बढ़ें, आप लोग की दुआएं, आप लोग का आशीर्वाद हम सब पे लगा रहे, और इसी के साथ ये कारवां जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।